सांसद पप्पू यादव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला करने का मामला सामने आया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर सांसद पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन पर चाकू से हमला किया गया और चप्पल फेंकी गई। पप्पू यादव का कहना है कि उनके घर में घुसकर मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। हमलावर ने उनको जान से मारने की धमकी दी। हमला करने वाला शख्स कौन था और उसने क्यों हमला किया, फिलहाल इन सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही है। सांसद पप्पू यादव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर सांसद पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन पर चाकू से हमला किया गया और चप्पल फेंकी गई। कथित तौर पर एक युवक ने उन पर हमला कर दिया। उसके बाद मौके पर मौजूद पप्पू यादव के समर्थकों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। पप्पू यादव का कहना है कि उनके घर में घुसकर मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। हमलावर ने उनको जान से मारने की धमकी दी। आप खुद देख रहे हो, पकड़ा है, चाकू किस तरह हमला किया, वो कह रहा जान से मारे। क्या इसकी पहले से कोई आपको धमकी मिली थी? आप तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं चला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो, हम तो बचाई। आप तो देखिए हम उस पर बैठ सो गए कि नहीं सोए। पुलिस का हम उस पर सो गए। पुलिस को दे दिया? नहीं, उसको दिया या कहाँ गया वो शख्स? भैया वो तो थाना प्रभारी न जाने जो वर्दी में थे जी। पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में एक चाकू है। सर आपको तो मैंने अभी फुटेज दिखाया भैया, अभी तो मारने की साजिश थी। सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में संसद परिसर में प्रदर्शन और खुद पर लग रहे आरोपों पर अपना पक्ष रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे ही रहे थे कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। शुरुआत में बात सिर्फ बहस तक सीमित थी, लेकिन कुछ ही देर में वहां मौजूद विरोधियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी से पप्पू यादव के समर्थक भड़क गए। इसके बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। साथ आई थी क्या? सर हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। आप लोगों के नॉलेज में था और हमने देखा कि आपके घर में बहुत सारे आपके घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मीडिया वाले, हम लोग सब यहाँ खड़े हमसे हुए मिलने नहीं बैठेंगे, चाकू लेके मारने आया भाई। और आपके साथ आइए पीछे पीछे। मैडम आपके अभी मैं हाफ रहा हूँ, अब मेरी स्थिति देखिए। बहुत सारे लोग घर में आए हैं, मीडिया वाले हैं। इसको दरअसल पप्पू यादव संसद परिषद में चंदा चोरी को लेकर किए गए प्रदर्शन के बाद से सुर्खियों में थे। संत समाज भी पप्पू यादव पर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहा है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से पप्पू यादव ने नाट्य रूपांतरण करके सनातन धर्म को विलज्जित करने का प्रयास किया है, जिस प्रकार से साधु संतों को अपमानित करने का प्रयास किया है, भगवा को अपमानित करने का प्रयास किया है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को शीघ्र ही बर्खास्त करना चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि ये देश में दंगा ना करा दे ऐसे कार्य करके, इसलिए इसको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। ये साधु संतों का, सनातनियों का और भगवा भेष का अपमान है। ये कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता, समाजवादी पार्टी की कुत्सित मानसिकता ये देश स्वीकार करेगा नहीं। चंदा चोरी पर जिस तरह से पप्पू यादव ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया, उसके बाद से ही उनके खिलाफ हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से वाराणसी तक उनके खिलाफ कई जगह एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यह गीत तो आपने सुना ही होगा। इस गीत के जो भाव हैं वो हालत इस समय बांकीपुर के उन उम्मीदवारों की है जिनका कुछ ही घंटों में फैसला आएगा। जी हां, बिहार की सियासत की धड़कनें इस वक्त थमी हुई हैं और निगाहें सिर्फ और सिर्फ पटना की बांकीपुर सीट पर टिकी हैं। 3 अगस्त को एएन कॉलेज के स्ट्रांग रूम का ताला खुलेगा और ईवीएम से निकलेगी वो चिंगारी जो सूबे के राजनीतिक समीकरणों को या तो नए पंख देगी या पूरी तरह राख कर देगी। रिपोर्ट दिखाते हैं। बांकीपुर की जंग निराली, किसकी भरेगी झोली, किसकी होगी खाली।
बीजेपी बचाएगी शान या पीके बदलेगा मैदान? जनता का फरमान, किसके नाम सम्मान? बांकीपुर, जहां सिर्फ वोट नहीं गिने जाएंगे बल्कि नेताओं की सियासी ताकत भी तौली जाएगी। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं, निगाहें टिकी हैं और 3 तारीख गवाह बनने जा रही है एक ऐसे सियासी फैसले की जिस पर टकटकी लगाए बैठा है पूरा देश। एक तरफ बीजेपी की प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की चुनौती। तो आखिर किसके नाम होगी बाजी? इसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे बढ़ रहा है इंतजार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के फैसले का। सोमवार की सुबह मत पेटियों से निकलेगा वो जनादेश जिस पर सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति की नजर टिकी हुई है। पटना के एएन कॉलेज में गूंजने वाला है वो ऐतिहासिक फैसला जो तय करेगा बांकीपुर का अगला राजनीतिक भविष्य। काउंटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एएन कॉलेज की ओर जाने वाले हर रास्ते पर जिला प्रशासन ने ऐसी किलेबंदी की है कि परिंदा भी पर न मार सके। 30 जुलाई को पड़े 35% वोटों की एक एक पर्ची जब खुलेगी तो सियासत के कई दिग्गजों की सांसें ऊपर नीचे होंगी। अब सवाल सबसे बड़ा और सियासी गलियारों में सबसे गर्म है, क्या बीजेपी अपना ये पुराना किला बचा पाएगी या फिर चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की नई बिसात और रणनीति इस बार तस्वीर को पूरी तरह पलट कर रख देगी। हालांकि एनडीए के तमाम नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 100% और बड़े मार्जिन से एनडीए जीत रही। लेकिन निर्णय में कहीं से कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। एनडीए के उम्मीदवार की वहां 100% जीत सुनिश्चित है। हार जीत के इस खेल में ईवीएम का बक्सा जब खुलेगा तो सियासत के कई पुराने समीकरण या तो संवरेंगे या बिखर जाएंगे। सबकी नजरें बस एक ही सवाल पर टिकी हैं, आखिर बांकीपुर का ताज किसके सिर सजेगा? काउंटिंग शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, फिर निकल कर आएगा कि कौन बचाएगा अपना किला और कौन बनाएगा नई कहानी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देश के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने की लड़ाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताया है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि ड्रग्स का कारोबार केवल अवैध कमाई का जरिया नहीं बल्कि भारत को भीतर से कमजोर करने की एक बड़ी साजिश भी है। उधर पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकारें कानून तो बना सकती हैं लेकिन इस नासूर को समाज से उखाड़ फेंकने के लिए आम लोगों को ही आगे आना होगा। जो युवाओं को कर रहे बर्बाद, उस नशे पर सीधा प्रहार। ड्रग्स का जाल जो देश को तोड़े, आओ मिलकर उस रिश्ते को छोड़े। एक कदम समाज का, 1000 कदम बदलाव का। हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। नशा एक ऐसी लत जो सिर्फ जिंदगी नहीं बर्बाद करती बल्कि देश के भविष्य को भी कमजोर करती है। अब इसी खतरे के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि भारत के युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलना दुश्मन देशों की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ड्रग्स की तस्करी से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंक और भारत को अस्थिर करने की साजिशों में होता है। इसीलिए हर युवा को नशे के चंगुल से बचाना सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना
ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। मादक पदार्थ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की गूंज बिहार की राजधानी पटना में भी सुनाई दी। यहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि सरकार कानून बना सकती है, लेकिन उसे जमीन पर सफल बनाने की ताकत समाज और आम लोगों के पास ही है। महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबबंदी हुआ, महिलाओं के जीवन के बदलाव हुए। आज जो महिलाओं पे अत्याचार होते थे उससे मुक्ति मिला। और मैं जरूर ब्रह्म कुमारी बहनों से आग्रह करूंगा, आप भारत सरकार के साथ आपने एमओयू किया है, हमारे साथ भी एमओयू करके बिहार के हर घर तक इसको पहुंचाने का सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जनता को स्वयं करना। साथ ही सीएम सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जब सरकार और समाज एक साथ खड़े होते हैं तभी ऐसे सामाजिक अभियानों को वास्तविक सफलता मिलती है। तमाम युवा साथियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के पहल को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। नशे के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ कानून या पुलिस की नहीं, बल्कि हर परिवार, हर मोहल्ले और पूरे समाज की जिम्मेदारी है। सरकार लगातार सख्त कार्रवाई और जन जागरूकता के जरिए इस चुनौती से निपटने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यही है कि क्या पूरा समाज इस मुहिम को आंदोलन बनाने के लिए एकजुट होगा, क्योंकि नशे पर जीत तभी होगी जब जागरूकता हर घर तक पहुंचे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। औरंगाबाद में कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या कर दी गई। विमल कुमार रोहतास के डेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर पुलिस का दावा है कि निजी चालक ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन विमल कुमार की पत्नी ने डेहरी विधायक पर सनसनीखेज आरोप लगाए। हालांकि डेहरी विधायक ने मृतक की पत्नी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आखिर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या का सच क्या है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। सफेद चादर में लिपटी लाश, परिवार में मची चीख पुकार और तफ्तीश करते पुलिस वालों की ये तस्वीरें उस खूनी वारदात के बाद की है जिसे बेखौफ अपराधियों ने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए अंजाम दिया है। औरंगाबाद में अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या कर दी। विमल कुमार रोहतास के डेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी थे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। इस पूरे हत्याकांड को लेकर मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, मृतक के निजी चालक मिथिलेश कुमार ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक छुट्टी नहीं मिलने और ज्यादा काम के दबाव से परेशान था। पटना जाने के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद चालक ने कार में रखी लोहे की रॉड से हमला कर विमल कुमार की हत्या कर दी। घटना को हादसा या अपराधियों की करतूत दिखाने के लिए उसने गाड़ी को पानी में उतार दिया था। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है। नगर परिषद ईओयू की हत्याकांड में पुलिस चालक को हत्यारा बता रही है, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने डेहरी के वर्तमान विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
मृतक कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी ने कहा है कि डेहरी के एलजेपीआरबी के विधायक सोनू सिंह उनके पति से कभी 25 तो कभी 50 लाख रुपए की डिमांड करते थे। विधायक रात दिन उन्हें फोन कर परेशान करते थे, जिससे विधायक के प्रताड़ना से विमल कुमार तनाव में रहते थे। मृतक की पत्नी ने इस हत्याकांड में नार्को टेस्ट कराने की मांग की है, तो इस मामले में डेहरी विधायक सोनू सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सच अब सामने आ गया है, उन्हें ड्राइवर ने मारा है। उन्होंने कहा बदनाम करने के लिए मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। रोज फोन करता था, रोज दिन विधायक फोन करके तंग करता था, कहते 29 तारीख को मिलने जाएंगे। हम बोले थे कुछ बोलिएगा, नहीं बोले नहीं बोलेंगे। रोज करता, यहाँ आज तक कहाँ है, मिलने आइए, बोले क्या पटना में है, नहीं है डेयरी में, आएंगे 29 तारीख को तो मिलेंगे। रोज फोन कर। एक पत्नी का पति गया है, उस पर कोई राजनीति न करे। एक हत्या हुई है, उस पर लोग औची राजनीति कर रहे हैं। राजनीति न करें, उस पर सब कोई मिलकर सोनू सिंह उनके परिवार के साथ खड़ा है, रहेगा। इसमें निष्पक्ष जांच कराने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। और इस तरह का घृणित काम जो अभी तो सामने आया कि वीडियो ड्राइवर ने किया, हम लोग भी ड्राइवर के साथ साथ चलते हैं और हम लोग भी किसी के पति हैं, तो सब लोग को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग उनके परिवार को जाना चाहिए, उनको मजबूती के साथ हम लोग को लगना चाहिए और एकदम निष्पक्ष जांच की हम भी मांग करते हैं। डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार शनिवार देर रात डेहरी से पटना लौट रहे थे। आरोप है कि औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र में धनौती पुल के पास अपराधियों ने उनकी कार को ओवरटेक कर रुकवाया, ड्राइवर को कब्जे में लिया और फिर विमल कुमार पर बेरहमी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अधिकारी को जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चाकू का निशान बाबू पर दिखाया, अंदर गोली है कि नहीं है वो पोस्टमार्टम के लिए। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन एक ईमानदार सरकारी अधिकारी की इस तरह से हुई मौत ने कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम 2026 भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में के 10वें दिन यानी शनिवार को भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड मेडल जीते, जिनमें 7 गोल्ड बॉक्सिंग और 1 पैरा शॉटपुट से आया है। भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स के एक ही एडिशन बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। सागर की बेटी यामिनी मौर्य ने कॉमनवेल्थ गेम में इतिहास रचा। जूडो में भारत को रजत पदक दिलाया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों की शानदार प्रदर्शन पर देश में जश्न का माहौल है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 10वें दिन यानी शनिवार को भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड मेडल जीते। इनमें 7 गोल्ड बॉक्सिंग और 1 पैरा शॉटपुट से आया। भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में एक ही एडिशन बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। महिला बॉक्सिंग में प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने गोल्ड मेडल हासिल किए। पुरुषों में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता। बॉक्सिंग में ही लवलीना बोरगोहेन, जादूमणि और नरेंद्र बेरवाल को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। पैरा एथलेटिक्स में सोनम राणा ने गोल्ड जीता। पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में गुलबीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इंडिया के लिए मैंने मेडल दिया है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं ऐसा मणिपुर से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैंने इंडिया के लिए कुछ करके दिखाया। बहुत खुशी हो रही है ये मेडल जीतने की और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब स्वागत के लिए आए हुए हैं। मुझे लग रहा है आने वाले भी और बेटर करने के लिए हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा। आने वाला कंपटीशन में सारे खेलूंगा मैं
और मेडल के लिए टारगेट करेंगे। क्या करेगा? सागर की बेटी यामिनी मौर्य ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचा है। जूडो में भारत को रजत पदक दिलाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स खिलाड़ियों की शानदार प्रदर्शन पर देश में जश्न का माहौल है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के परिवार में खुशी का माहौल है। वो अपने भारत के लिए मेडल लेके आई है कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में, और उसने हम सबको बहुत ही प्राउड फील कराया है, चाहे वो अपना स्टेट हो, चाहे वो अपनी कंट्री हो, और चाहे वो उसका कॉलेज रहा हो या उसका स्कूल रहा हो या उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहा हो। उसने सबको बहुत ही प्राउड फील कराया है और उसने छोटे से ही बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल इन दैट सेंस कि वो बहुत मेहनत करती आई है। यामिनी ने बहुत मेहनत करी सर, और हमने भी बहुत मेहनत करी। परिवार के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया, कभी अच्छा काम मिला, कभी नहीं मिला, कभी लोगों ने सपोर्ट की नहीं की, लेकिन संघर्ष बहुत था सर, फाइनेंशियली भी था, और पर हम डटे रहे उसके लिए। और बच्ची ने भी अच्छी मेहनत करी, और कोच और मध्य प्रदेश सरकार और कोच सभी ने मतलब बहुत सहयोग किया। भोपाल में बच्ची रही, मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी मदद करी। उधर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दौरान ग्लासगो के एक भारतीय रेस्तांत्र में भारत के गलत नक्शे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नैपकिन पर भारत का गलत नक्शा छापा गया। इस नक्शे में पूर्वोत्तर राज्य और कश्मीर को नहीं दिखाया गया, जिस पर अब विवाद शुरू हो गया है। प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा। ये इंडिया मैप में हमारे नॉर्थ ईस्ट नहीं है। बाहर भी वहाँ लगा हुआ है कि हमारे भारत का मैप को कट कर दिया। हम नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए बहुत नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है, और एक चीज आई विल आल्सो पॉइंट आउट कि कश्मीर भी पुरानी है, सो प्लीज मेक श्योर। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक भारत की ओर से शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है। पहली बार है जब भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 7 गोल्ड अपने नाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड अब सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं बल्कि इको टूरिज्म की नई पहचान भी बनता जा रहा है। दलमा वन्य जीव अभयारण्य में जंगलों और पहाड़ों के बीच तैयार हुआ हाईटेक इको रेस्ट हाउस पर्यटकों की प्रकृति के बेहद करीब ले जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये परियोजना न सिर्फ पर्यटकों को नई उड़ान देगी बल्कि आसपास के गांव के युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी खोलेगी। दलमा बनेगा इको टूरिज्म का हब। जंगल के बीच हाईटेक कॉटेज और घाटियों का शानदार व्यू। घने जंगल, हरी भरी वादियां, पहाड़ों के बीच आधुनिक सुविधाओं से सजा इको रेस्ट हाउस। दलमा वन्यजीव अभयारण्य अब इको टूरिज्म के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। मुकुला कोचा में 15 कमरों वाला आधुनिक इको रेस्ट हाउस पूरी तरह तैयार हो चुका है, जबकि पिंडरा बेड़ा में बन रहा हैंगिंग इको रेस्ट हाउस अपने अंतिम चरण में है। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये परियोजना पर्यटकों को जंगल के बीच प्रकृति के साथ यादगार अनुभव देने के लिए बनाई गई है। दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से एक इको कॉटेज का एक निर्माण कराया गया है, और इससे दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।